जय हिंद साथियों। हम लोग जैसा कि कल की क्लास में जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, तो स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब लोकल बॉडीज, नगर पंचायत, नगर पालिका। लास्ट क्लास जो अपनी कल की हुई थी उसमें यही सब देख रहे थे, और आज की क्लास में उसमें जो कुछ पॉइंट्स जो छूट गए थे और कुछ आर्टिकल्स भी थे जो बताने थे, चूंकि क्लास 1 घंटे की लगभग हो चुकी थी, इस वजह से आज हम उन्हीं को, जो बचे हुए कुछ पॉइंट्स थे, उनको कवर करेंगे। फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बताइएगा कहां तक था कल, हम लोग कहां पर थे। अगर हमें याद है तो अनुच्छेद 9 का खा चल रहा था, वही बता रहे थे। ये सब हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, और यहां से शुरू करना था अपने को। यहीं से था ना। बता दिया था कि स्थानीय स्वशासन कितने भागों में, 2 भागों में, ग्रामीण और शहरी। शहरी तो ग्रामीण भी 3 भागों में था, ठीक, और शहरी भी 3 भागों में था, वहां तक हो गया था। आज जो क्लास अपनी रहने वाली है यहां से रहेगी, ठीक। तो शुरू करते हैं। भाग 9, संविधान का भाग 9 का खा, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद आता है 243 या 243। अब फोन सब लोग अपने अपने रख दें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। बढ़े आगे। इसमें बताया गया सहकारिता। सहकारिता अर्थात, हमने अगर आपको याद हो तो सहकारिता के बारे में बताया था कि कुछ लोगों का एक समूह है और वो कोई कंपनी शुरू करें या कोई काम शुरू करें, कुछ लोगों का समूह मिलकर, तो उसको क्या कहेंगे? सहकारिता। या उसी को बोलते हैं, हिंदी का ही इससे मिला जुला शब्द एक मिलता है, सहभागिता, कि सभी की एक बराबर भागीदारी। तो वैसे ही सहकारिता, जो काम है वो सभी लोग साथ मिलकर कुछ लोग करें, उसी को बोलते हैं क्या? सहकारिता, ठीक है। सहकारिता ये शब्द जो है 87वां संविधान संशोधन के द्वारा ये आया, और इसमें क्या बताया गया? बहुत से स्थानीय लोग मिलकर जब किसी संस्था या कंपनी को बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सहकारिता, जो अभी बताया, ठीक है। और इसी से लगा हुआ शब्द है सहभागिता, जिसमें सभी लोग भाग में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यह स्थानीय लोगों द्वारा बना होता है। इनके द्वारा बना होता है, जो स्थानीय लोग, लोकल लोग, जो लोकल होते हैं वहां के लोकल्स। जैसे कि अगर हम लोग तिरुवा के हैं और हम लोग कोई कंपनी शुरू करना चाहें, तो यही लोकल्स के लोग मिलके एक कंपनी शुरू कर दी, नमकीन की, अजय नमकीन है। क्यों अजय? अजय नमकीन शुरू कर दी भाई। तो यहाँ लोकल के लोग जो सब लोग लगे, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब आएंगे काय के अंदर? तो सहकारिता के अंदर, और स्थानीय लोगों की ही सहायता करता है। और अगर देखा जाए, नमकीन है तो देख रहे हैं कि तिरुवा में खपत बहुत ज्यादा है और जो कमाई है बहुत कम है। काहे में? अगर हम अच्छी दे रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी अच्छी दे रहे हैं, और पता चले कि हम दूसरी कोई कंपनी के लेके आए, इतनी तो हवा भरी होती है उसमें, और जैसी हवा निकली इत तो निकलत बाकी अंदर है, लूटी तो रहे। तो वही चीज है। वैसे सबसे वाहियात अगर आती है तो कसम से बताया जाए तो नमकीन ही है। नमकीन मतलब यही दालमोट वगैरह सबसे वाहियात चीजों से मिलकर बनी होती है। चूंकि मेरी किराने की दुकान है, इस वजह से हम जानते हैं, सुना है हमने ऐसा, और ये हकीकत भी है कि जितनी भी ये नमकीन हैं, ज्यादातर, सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर जो नमकीन हैं लोकल वाली जो आती हैं, जो रिफाइन वगैरह एक्सपायर हो जाता है वो यूज होता, जो मसाले एक्सपायर हो जाते हैं वो यूज होते, इसके बाद जो बेसन एक्सपायर हो जाता है, मैदा एक्सपायर हो जाती, चीजें जो एक्सपायर हो जाती हैं वो लगती हैं इसमें। आप कहोगे ऐसा क्यों सर? वो जाता कहाँ है फिर अगर लगता नहीं है? अगर कभी, अगर जहां नमकीन बनती है उस फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री क्या, इसी कमरे ही होते इतने बड़े बड़े, गुरसाएगंज और ये सब लगा पड़ा है, फरुखाबाद जाना, तुम देखना जाके यही सब मिलेगा, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। समझ गए सहकारिता का मतलब? अजय नमकीन है, ब्रांड चला दिया तुम्हारा। सरकार इन संस्थाओं पर विशेष ध्यान देती है और इन संस्थाओं पर टैक्स कम लगाती है। कारण क्या है कि इससे देखो लोगों को हित तो मिल ही रहा है। अब नमकीन का मतलब केवल नमकीन से नहीं है, यहाँ कंपनी या संस्था यहाँ पर वो भी हो सकती है कि चलो हम लोग क्या करते हैं, 30 रुपए का भोजन प्रतिदिन का, ठीक है, सुबह 10 बजे से चलेगा। जैसे अपने यहाँ पहले एक संस्था बनाई गई थी, माँ अन्नपूर्णा भोजन करके, तो भोजन थाल करके चलेगी। वो पता नहीं चली कि नहीं चली, चुनाव के टाइम पे चलती हैं ये सारी योजनाएं नगरों में, लेकिन अब नहीं चल रही है, वो केवल चुनाव में चली थी। और वो जो पेपर नहीं लिखा जाता है जिसमें जो बांटे जाते हैं चुनाव के टाइम पे कि ये हम करेंगे, हम तिरवा को पलट देंगे, ऊपर हम पूरा सोने बनवा देंगे,
चुनाव पहले तक रहता, चुनाव होने के बाद फिर कुछ नहीं, पता चला कि बाहर ही सब लेथन डली है और वो भी ना उठी हो 2 दिन से। तो बात जो आती है ऐसी संस्था जैसे कि पता चला अपने यहाँ पे अन्नपूर्णा थाल शुरू की जाए, ठीक, 4-5 लोग मिलके शुरू कर लिए, अब जो अनुदान आ रहा वो आ रहा और प्लस जो लोग खा रहे वो भी 30 रुपए दे रहे, तो कुछ ना कुछ मैनेज करके चल रही। तो इसमें क्या होगा कि सरकार भी आपसे टैक्स उतना नहीं लेगी क्योंकि तुम जनता के हित में अच्छा कार्य कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी आपने संस्थाएं सुनी होंगी जो बच्चों का ऑपरेशन करवाती हैं, ठीक है। अगर आपने सुना हो एक बॉलीवुड की सिंगर है जिनका नाम है पलक मुच्छल, नाम सुना है? वो जितने भी असमर्थ या फिर बोल सकते हो आर्थिक स्थिति से कमजोर जो भी लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनको अगर हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या होती है, जैसे दिल में छेद है या और कोई समस्या है, तो उसका वो निःशुल्क ऑपरेशन करवाती है। कितना अच्छा कार्य कर रही है। अब सरकार क्या इनसे टैक्स लेगी? नहीं लेगी, सीधी सी बात है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा काम करवाते हैं। अब जैसे अपने यहाँ पर कानपुर में बना जेके 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 कैंसर संस्थान बना है, रावतपुर क्रॉसिंग के सामने, वहां भी वो भी कैसे चल रहा है, कुछ इसी प्रकार चल रहा है। तो ऐसे संस्थानों पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे संविधान का भाग 10 और भाग 10 में अनुच्छेद 244। 243 का मतलब समझ गए, सहकारिता की बात कही गई, काहे की 243 शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम लोग सहकारिता, इसकी बात कही गई। ये दिख रहा है कलर, लाइट है, डार्क कर लें। आगे देखते हैं भाग 10 में, और भाग 10 के अनुच्छेद 244 में बात कही गई काहे की SC ST प्रशासन की। होता क्या है बता रहे, और ये कब आया था? तो 1989 में ये संविधान में ऐड हुआ था। इसमें क्या कहा गया था कि SC ST एक्ट, अगर तुमने सुना होगा तो हरिजन एक्ट आपने सुना होगा, है लगा दिया जाता है या लग जाता है। अगर आप किसी भी हरिजन व्यक्ति को या हरिजन समाज के कोई भी व्यक्ति को अगर आप परेशान कर रहे हैं, उसे बिना फालतू में टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत होता था समाज में, अब भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि अभी नहीं होता, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन बस थोड़ा सा आप लोगों के अंदर डर है कि अगर हमने किसी भी हरिजन व्यक्ति से उसको परेशान किया, उसे परेशान करने का प्रयास किया, तो तुरंत तैयार है हरिजन एक्ट। उसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर हरिजन एक्ट आपके ऊपर लग गया तो जमानत तभी होगी जब तक पहले अंदर नहीं जाओगे। तो अंदर कहाँ? अंदर थाने में बढ़िया मरम्मत नहीं करवाओगे, उसके बाद में जमानत होती है, ठीक। तो वही हरिजन एक्ट की बात की गई, और ये काय में बात कही गई है? तो अनुच्छेद 244 में। और SC और ST एक्ट आया कब है? तो 1989 में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, SC ST एक्ट 1982 के तहत किसी दलित व्यक्ति के शिकायत पर बिना जांच के, कोई जांच नहीं होगी, बताया ना, अगर लग गया तो पहले अंदर के ही पुलिस क्या कर सकती है? गिरफ्तार कर सकती है। फिर आप ये नहीं कहोगे कि हमें पूछने का अधिकार है कि बताओ भाई हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, नहीं बताया था मूल अधिकार में हम लोगों का फंडामेंटल राइट है ये पूछने का कि आप हमें ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। वो सब तो चीजें यहाँ भी होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको पूछने का अधिकार नहीं। अगर हरिजन एक्ट लग गया तो पहले वो उठाएंगे, ऐसे पकड़ के, ज्यादा नेता नगरी झाड़ोगे, ऐसे कौरियाएंगे और ऐसे ही गाड़ी में डाल के फिर थाने में बढ़िया मरम्मत करेंगे जाके। किसकी? हाँ, उसकी गलती ना हो और वो हरिजन एक्ट लग गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो ना, तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं, बहुत सारे कि जो बोल सकते हो कि जिसकी गलती नहीं होती और उसके ऊपर वो अपराध लग जाता है। पता चले कि गांव में लड़ाई हुई, गांव में तो ये चीजें अक्सर होती हैं, गांव में पता चले शिवम के घर में लड़ाई हुई और शिवम तो उस दिन थे भी नहीं, शिवम कानपुर में पेपर दे रहे थे और नाम शिवमोग लिख गो FIR में। होता है कि नहीं होता? सबको लपिटवा हो जाता है, तो ये होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में कोर्ट अंधी थोड़ी ना है। जब आप न्यायालय के पास जाएंगे, देखो पुलिस अगर आपको कॉलर पकड़ के पूछे तुमने चकुआ मारो इनके, तुमने अपराध किया, तुम कह दो हाँ किया, क्योंकि पुलिस की जो रिपोर्ट होती है वो कोर्ट में, या फिर पुलिस को दिया हुआ जो आपका बयान है वो कोर्ट में मान्य नहीं होता। जैसे तुम कोर्ट में पहुंचो तुरंत कह दो भैया हमने नहीं करो, जिनने जबरदस्ती बहुत मारो और हमें चल लो नहीं पा रहे, लगड़ा लगड़ान लगो, तो जो पुलिस वालों लेके आओ, ये जो थाना अध्यक्ष हुई है वो उसके वो लेने देने पड़ जाएंगे उसके, समझ रहे हो? तो कोर्ट में पुलिस को जो दिया आपने बयान है वो नहीं माना जाएगा। अब यहाँ इन्होंने ये लगा दिया, फिर कोर्ट में तो मिलोगे ही, फिर वहां पे मुकदमा लड़ना आराम से 2-3 तारीख में। अगर आपने, आपकी गलती नहीं आपके पास, जैसे अभी ये एग्जाम देने जा रहे हैं और ऐसा कहीं हो जाए तो अपना एडमिट कार्ड लगा देंगे वगैरह वगैरह लगा के पहली बहुत ज्यादा दूसरी तारीख में ये बरी हो जाएंगे, मुकदमा हट गया।
लेकिन अगर तुम उसमें लिप्त पाए गए तो फिर जेल तो तय है। हाँ, फिर वहां पर फिर सीधे वही लगेगा। और यहां पर अगर लगा तो मैटर पता कहां जाएगा, सेशन कोर्ट में जाएगा, सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा कि तुम्हें केवल फाइन भरना पड़े और छोड़ दिया जाए। सजा का प्रावधान है सीधे सीधे। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 244 के का में क्या कहा गया। का में असम राज्य के जनजातीय की प्रशासन की चर्चा है। अब अनुच्छेद 244 के का में क्या कहा गया, जो असम है, असम राज्य है, वहां पर जो जनजातीय समुदाय रहता है, जैसे अगर आपने सुना हो बोडो और चिली रहते हैं, सुना है, बोडो और चिली और डोगरा वगैरह ये सब लोग रहते हैं वहां पे, डोगरी वगैरह। हमारे साथ में जब हम यहाँ थे कॉलेज में, जब पढ़ते थे कानपुर में, तो हमारे साथ में एक लड़का था, है वो असम का ही था लड़का। हम उससे यही पूछते थे, तुम वहां से यहाँ बीएससी करने आए यार, आदमी आईआईटी करने आता कानपुर में कहीं कुछ कर रहे हैं तो बीएससी करने के लिए तुम वहां से आए। तो वो असम का लड़का था। हाइट ज्यादा होती नहीं है, इतनी होती है बहुत ज्यादा, 5 फुट 5 इंच के मिलेंगे, लेकिन फुर्तीले बहुत होते हैं, काम करने में बहुत अच्छे होते हैं, एकदम ठोस शरीर होता है उन लोगों का। है तो, और नाम भी बहुत अजीब था उसका। एक दिन पहले दिन जब उसकी प्रेजेंटी ली गई, वो हम ही ले रहे थे बैठे आगे, तो हम नाम ही नहीं पढ़ पाए, उसका लिखा गया है 4-5 लाइनों, मतलब पूरी 2 लाइनों का नाम था उसका, और हमें याद भी नहीं है अभी भी, वो पढ़ ही नहीं पाए हम। माए माए मैम ने कि बताओ नाम नहीं पढ़ पा रहे टॉपर हो कॉलेज के, क्योंकि हम यहाँ पर इंटर में ना टॉप किए थे, और मेरिट के थ्रू वहां पर वो होता है, एडमिशन होता है, तो वहां पर मेरी फर्स्ट रैंक थी कॉलेज में, क्योंकि यहाँ के टॉपर का मतलब वहां आसपास कोई नहीं दिखेगा, तो उस हिसाब से तो फिर नाम ना पढ़ पाया, फिर मैम ने भी नहीं पढ़ पाया, वो प्रोफेसर दी। हाँ, एक मेरा दोस्त है, था, अब तो हालांकि वो नहीं है, तो उसका भी नाम बहुत बड़ा था, नवनीत हरि हिमांशु। वो खत्म हो गया 2018 में, यहीं रहते थे, सेक्रेटरी साहब का लड़का था, मेरा बहुत अच्छा मित्र था, और वो छत से गिर के वो खत्म हो गया था। मेरा बहुत अच्छा मित्र था, मतलब उससे अच्छा मेरा आज तक कोई मित्र बना नहीं। जानते थे आप? हाँ, तो वो मेरा क्लासमेट था, कक्षा 6 से मेरे साथ में पढ़ा, बहुत अच्छे वाले दोस्त थे। जिस दिन वो खत्म हुआ उसके एक दिन पहले ही मुझसे मिले थे, और अगले दिन हम लोग नेवी का फॉर्म भरने जा रहे थे एसएसआर का, कि राजा पे मिलना सुबह 10 बजे, और 10 बजे पहुंच जाइए। उस साइड से उसका कॉल आया सुबह 10 बजे, और उसका भाई बोल रहा था, अब जो भी रहा हो, चलो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्मरणीय तथ्य का मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन बन के, लेकिन तो पॉइंट्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर लिखा है। संविधान की 6ठी अनुसूची में, कौन सी, तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। अभी तक आपने अगर ध्यान दिया हो तो आर्टिकल कौन सा सुना था आपने, 370 सुना था। अब देखो यहाँ एक्स्ट्रा प्रावधान है सेम 370 जैसे। अभी तक तुम 370 के पास में पढ़ोगे जाके 371 या 370 का खा गा घा ऐसे बने हैं, उसमें भी इन लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्रावधान है, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए थे, पता है ये चीज। चलो पढ़ेंगे आगे 370 के बारे में, तब बताएंगे, हालांकि अब तो रहा नहीं, लेकिन पढ़ेंगे तो जरूर। आगे देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। अभी ये तो क्लास में बताया था, पिछली क्लास में, कल वाली क्लास में जो हुई थी, कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 73 में। और कब हुआ था, 1992 में हुआ था, 1992 में। अब प्रश्न ये है कि 1992 में अपने भारत की जो सरकार थी, या केंद्र में जो सरकार थी, वो किस पार्टी की थी, और प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, कहां से निकाल के लाते हो बेटा, अनुष्का, अंशु, अज्जू भाई, हाँ पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। कौन थे, माननीय पीवी नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री उस टाइम पे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। सरकार थी कांग्रेस की, ठीक है। अब यहां तक क्लियर। तो उसी टाइम पे ये हुआ था, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है नीति निर्देशक तत्व, ये जिन्हें बोलते हैं क्या, डीपी एसपी, क्या होगा फुल फॉर्म, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया, उसमें बताया गया था अनुच्छेद 40 में, अगर याद हो, डीपीएसपी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन
वायसराय लॉर्ड रिपन ने आरंभिक किया। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इसका जनक। याद है, इसी वजह से लॉर्ड रिपन को इसका जनक कहा जाता है। अब अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए आपसे कि स्थानीय स्वशासन जो था वो कब शुरू किया गया था, इतिहास में अगर देखें तो किसने शुरू किया था, कब नहीं किसने किया था, ये बताओ। कब तो बहुत डिटेल में हो जाएगा, कोई मतलब, ये बताओ किसने शुरू किया था। अगर आपको याद हो कल की क्लास में बताया था चोल साम्राज्य ने, चोलों ने शुरू किया था दक्षिण भारत में स्थानीय स्वशासन सबसे पहले, अगर इतिहास में देखा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बनाया गया है। ठीक है, 1919 का जो अधिनियम आया था उसके थ्रू क्या किया गया था, केंद्र से हटा के उसको राज्य में डाल दिया गया। ठीक, इसके बाद देखते हैं सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी कि नहीं की थी। और उसके बाद जनता दल की सरकार में अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय की थी, बात नहीं की थी जनता दल ने, अभी जो कल वाली क्लास में बताया था। ठीक, अगर ट्रिक याद हो तो बीए पास यही था, बीए पास 73, पूरी स्थानीय स्वशासन यहीं पर खत्म। 3 समितियां बनी थी, एक तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक समिति और पीवी राव समिति, ऐसी करके कुछ थी, और 73वां संविधान संशोधन। तो यहां तक बात क्लियर, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, ये पीवाईक्यू थे और उनको पॉइंट्स के फॉर्म में कर दिया गया। भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में 1993 में प्रावधान किया गया। 1992 में आया, पारित होने के बाद 1993 में ये क्या हो गया, प्रॉपर लागू हो गया। ठीक है, वही बात जैसे कि अगर पूछा जाए जो शिक्षा वाला अधिकार आया था, अगर देखा जाए ये प्रस्ताव आया कब था तो 2002 में आया था, और पारित होने के बाद लागू कब हुआ तो 2009 में। कब हुआ था, 2009 में। ठीक, आगे देखते हैं नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, ग्राम पंचायत, इन सबका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। आगे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में क्षेत्रों का उल्लेख है, काय का, क्षेत्रों का, एरिया का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में काय का उल्लेख है तो नगर पालिकाओं के 18 विषय क्षेत्रों का उल्लेख है कि नगर पालिकाओं के पास में ये 18 विषय होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जैसे कि होम टैक्स उसी का एक विषय है ना, घर कर पड़ता है, गृह कर जिसे बोलते हैं, इसके बाद जल कर पड़ता है, तो ये जो टैक्स है ये भी इसी का भाग है, किसके, ये 18 विषय में से ये 2 हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मुखिया अपने पद का त्याग करने हेतु स्वयं हस्ताक्षरित आवेदन किसको देता है, जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपेगा। ठीक है, जिला पंचायत राज अधिकारी को कौन, मुखिया अपना क्या त्याग पत्र सौंपता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए मुखिया जो गांव का प्रधान होता है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा, तो जिला पंचायत राज अधिकारी। ठीक है, आगे देखते हैं सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई, और राजस्थान के कहां से, नागौर नामक जगह से, नागौर से हुई। इसके पश्चात 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने इस योजना को लागू किया। अगर पूछा जाए सबसे पहले तो राजस्थान के नागौर से शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1959 को, और उसी वर्ष अगर दूसरे नंबर पे किसने लागू किया तो आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आगे बढ़े, अगला पॉइंट है पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची में शामिल है। काय में शामिल है, अभी तो बताई थी कि राज्य सूची में शामिल हो गई, पहले केंद्र सूची में थी, 1919 अधिनियम के द्वारा किया गया था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत अर्थात अध्यक्ष अथवा सदस्यों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष। मतलब अगर ग्राम पंचायत का आप चुनाव लड़ना चाहे प्रधानी का तो आप 21 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है, कल शनि को लड़वाया था चुनाव, आया, लड़वाया शनि कल चुनाव तुमने ग्राम पंचायत वाला। चलो भाई अगला पॉइंट, और पॉइंट क्या है, 73वें संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत 64वें संविधान संशोधन बिल द्वारा हुई थी। मतलब ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो 73वां संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत जो हुई थी, संवैधानिक
शुरुआत जो हुई थी वो कैसे हुई थी, तो 64वें संविधान संशोधन बिल द्वारा हुई थी। 64वां जो संविधान संशोधन आया था उसमें इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की गई थी, और फिर 73वें संविधान संशोधन में फाइनली ये हो गया। ठीक, अगला पॉइंट है अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के मेलन की अध्यक्षता, सम्मेलन की अध्यक्षता काय में होती है कि उपस्थिति अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा की जाती है, जिसे ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। मतलब इसका ये है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा होती है वहां जो सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वहां उपस्थित अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, और जिसे ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, गांव के सम्मेलन की। अगला पॉइंट है बिहार में पंचायतों में महिलाओं को विभिन्न पदों एवं स्थानों में 50%, वही से कितना है तो 1/3। ठीक है, पूरे भारत में 1/3 और बिहार में 50%, कल बताया था हमने ये। अगला पॉइंट है बिहार में पंचायतों के 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा द्वारा निगरानी समिति का गठन ऐसे व्यक्तियों से किया जाता है जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। निगरानी समिति जैसे कि गांव में निगरानी रखना कि अगर विकास हो रहा, पता चला नाली बन रहा है कि नाली में कितनी बालू पड़ रही है कि मोरंग पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, पता चल रहा। मसाला होता अच्छा 3:1 का होता है ना बढ़िया, जो ये सीमेंट और मोरंग का जो मिश्रण होता है वो 3:1 का बढ़िया माना जाता है अच्छे मकान के लिए, अच्छी मजबूती के लिए। और वहां चल रहा है 12:1 का, और वो 12:1 में 6-7-8 डली है क्या बालू, और बस पाट दे नाली उनने। पता चला कि इधर नाली बनी नहीं, 8-10 दिन में पक्की जैसी हो पाई, पानी बरसात पता चला नाली अपने आप बही चली गई नाली शुरू हुई तो नाली बही गई, ऐसी शुरू हुई। तो ऐसा होता है। तो इन सबकी जो निगरानी है गांव में कौन रखता है, तो एक निगरानी समिति का एक गठन किया जाता है, वो रखता है। वो कौन होता है, वो ग्राम पंचायत के सदस्य का नहीं होता, सदस्य नहीं होता है, बाकी तो गांव का तो होता ही है। अगला पॉइंट है लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आज की क्लास अपनी जो है वो यहीं तक रहने वाली है। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ लाभ मिला और लग रहा हो कि मजेदार क्लास थी तो इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड भी इस क्लास का आनंद और अपने एग्जाम में आने वाले प्रश्नों में भटके ना ज्यादा, तो अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।